नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र 2017 में। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। चुनाव आयोग की आरबीआई से 5 राज्यों में उम्मीदवारों के लिए नकद निकासी सीमा बढ़ाने की गुजारिश। 24,000 से बढ़ाकर 2 लाख हो सीमा। कौमी एकता दल का बीएसपी में विलय। मुख्तार अंसारी, अब्बास और सिगबतुल्लाह को मिला टिकट। बीजेपी के साथ सीट बंटवारे पर अपना दल नाराज। उत्तराखंड में सियासी दलों की जुबान से वन ग्रामों के अधिकारों का मुद्दा गायब। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में बाशिंदे बेहाल। वाणिज्य गांव का दर्जा देने की मांग। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील लोकटाक के किनारे बसे लोग सरकारी रुख से मायूस। पर्यटन के नाम पर घर उजाड़ने का आरोप। चुनाव आयोग ने रिजर्व बैंक से गुजारिश की है कि 5 राज्यों में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए नकद निकासी की सीमा बढ़ाई जाए। नोटबंदी के बाद फिलहाल हर कोई बैंक से हर सप्ताह 24,000 रुपए ही निकाल सकता है। चुनाव आयोग ने यह सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने को कहा है। आयोग ने इसके लिए रिजर्व बैंक के गवर्नर को पत्र भी लिखा है, जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में हो रहे चुनाव में उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए ज्यादा निकासी की इजाजत देने को कहा गया है। पत्र में कहा गया है कि चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए बैंक में खाता खोलना पड़ता है। आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में उम्मीदवारों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा 28 लाख रुपए रखी है, जबकि मणिपुर और गोवा में यह 20 लाख रुपए है। और अब बात उत्तर प्रदेश की। कौमी एकता दल का गुरुवार को बीएसपी में विलय हो गया। लखनऊ में बीएसपी प्रमुख मायावती ने पार्टी नेता मुख्तार अंसारी के बेटे और भाई को विधानसभा का टिकट देने का ऐलान किया है। मुख्तार अंसारी इन दिनों जेल में हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में अंसारी बंधुओं के पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया। बीएसपी ने मोहम्मदाबाद गोहन सीट से मुख्तार अंसारी के भाई सिगबतुल्लाह अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। साथ ही घोसी सीट से अब्बास अंसारी को बीएसपी का टिकट दिया गया है। मुख्तार अंसारी के परिवार ने, पूरे परिवार ने बीएसपी के झंडे व बैनर के तले एमपी व एमएलए आदि के चुनाव भी लड़े थे। ये भी आप लोगों को जानकारी है। लेकिन कुछ समय के बाद सत्ता के दबाव में आकर फिर इनको बीएसपी से अलग होना पड़ा, और जिसका इन्होंने अब पश्चाताप भी किया है, जिसे ध्यान में रखकर ही आज पुनः इनको बीएसपी में शामिल किया जा रहा है। मायावती ने कहा कि अंसारी बंधुओं के खिलाफ ज्यादातर मुकदमे राजनीतिक हैं। इस मौके पर अफजाल अंसारी ने कौमी एकता दल के बीएसपी में विलय की घोषणा भी की। श्री सिगबतुल्लाह अंसारी मोहम्मदाबाद गाजीपुर और श्री मुख्तार अंसारी विधायक मऊ सदर और उनके सुपुत्र श्री अब्बास अंसारी जो एक नेशनल स्पोर्ट्समैन है, हम सब लोग और पूरी कौमी एकता दल बहुजन समाज पार्टी में अपने दल का विलय करते हैं। बीएसपी ने अतीक अहमद, धनंजय सिंह और डीपी यादव के पार्टी में शामिल होने की संभावनाओं से इनकार किया। मायावती ने कहा कि इन लोगों के लिए बीएसपी में कोई जगह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीट बंटवारे में अनदेखी पर अपना दल ने नाराजगी जताई है। पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सीटों का बंटवारा सही नहीं हुआ तो इसका नुकसान बीजेपी गठबंधन को उठाना पड़ सकता है। बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर की भारत समाज पार्टी को 8 सीटें दी हैं। अपना दल चुनार, मानिकपुर और रोहनिया में अपने उम्मीदवार चाहता है, लेकिन इन सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को टिकट दे दिया। अनुप्रिया पटेल इसे लेकर आलाकमान से भी नाराजगी जता चुकी हैं। कोशिश यही है कि दोनों पार्टियों का सम्मान बना रहे, क्योंकि अगर किसी भी एक पक्ष में कार्यकर्ता मायूस होते हैं तो गठबंधन के जो परिणाम हम चाहते हैं वो नहीं आएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बागपत जिला राजनीतिक तौर पर काफी अहम है।
बागपत किसान राजनीति का केंद्र रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह यहीं से विधायक और सांसद रहे। इस बार यहां गन्ना मूल्य भुगतान और नोटबंदी जैसे तमाम चुनावी मुद्दे हैं। आइए देखते हैं क्या हैं बागपत के चुनावी समीकरण और मुद्दे हैं। यमुना नदी के पूर्वी किनारे पर बसा बागपत दिल्ली से करीब 40 किलोमीटर दूर है। जिले की आबादी 13 लाख से ज्यादा है। कृषि और कृषि आधारित उद्योग जिले की अर्थव्यवस्था का आधार हैं। गन्ना बागपत के किसानों की जीवन रेखा है। ज्यादातर खेती और व्यापार गन्ने पर आधारित है। बागपत की गुड़ मंडी करीब 200 साल पुरानी है। जिले में 3 चीनी मिलें हैं। इसके अलावा कई क्रशर और कोल्हू भी हैं। बागपत में गाड़ियों के रिम और धुरे बनते हैं जो देश भर में बेचे जाते हैं। हाल ही में नोटबंदी के ऐलान ने किसानों की दिक्कतों में इजाफा किया है। यहाँ का मुख्यतः जो उत्पादन है वो गन्ना है और हमारे यहाँ के गन्ना किसान आज इतनी बड़ी मार में है, उसके बच्चों की शादी नहीं हम कर पा रहे। हमारे जो बीमारी हो जाती है उसके लिए हम अपने पेशेंट को नहीं दिखा पा रहे। हमारे जो मिल मालिक है वो हमारा गन्ने का भुगतान नहीं करता। नोटबंदी का इस संबंध में बहुत ही गलत फैसला ले लिया। इसमें जनता जो है बड़ी तंग और बड़ी दुखी हो रही है। न अपनी फसल का दाम ले सकते, न बीज बो सकते, न खाद ले सकते, ये कुछ भी नहीं कर सकते, न बच्चों को पढ़ा लिखा सकते। बागपत में मतदाताओं की संख्या करीब 9 लाख है। जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं, छपरौली, बागपत और बड़ौत। छपरौली में मतदाताओं की संख्या 3,17,000 है। बड़ौत में 2,87,000 वोटर हैं, जबकि बागपत में वोटरों की तादाद 3 लाख से ज्यादा है। बागपत प्रदेश में जाट राजनीति का केंद्र माना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह 1937 से 1977 तक जिले की छपरौली सीट से विधायक रहे और बाद में बागपत से ही सांसद बने। उनके बेटे अजीत सिंह यहीं से सांसद रहे हैं। हालांकि 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद आरएलडी के वोटरों में बिखराव हुआ और सांप्रदायिक मुद्दों में स्थानीय विकास और किसानों की समस्याएं दब गईं। महिला सम्मेलन हो, चाहे युवा सम्मेलन हो, चाहे किसान सम्मेलन हो, लगातार हम जनता के बीच में रहे हैं। लगातार हमने जो है प्रदेश की जनता के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर कार्य किया है और हम विकास कार्य को लेकर प्रदेश की जनता के बीच में जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, गरीब का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है। एक काम उन्होंने 2 साल में 2.5 साल में एक काम किसी गरीब को अगर कुछ दिया हो उन्होंने। किसान मजदूर छोटा व्यापारी सुखी होता था, जो आज दुखी है, तो उसमें थोड़ा योगदान देने आए हैं। 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में छपरौली से आरएलडी के वीरपाल राठी चुनाव जीते थे। दूसरे स्थान पर बीएसपी के देवपाल रहे। बड़ौत से बीएसपी के लोकेश दीक्षित को जीत मिली। उन्होंने समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार को हराया। बागपत से बीएसपी की हेमलता चौधरी ने आरएलडी के कद्दावर नेता कोकब हमीद को हराकर चुनावी सफलता हासिल की। बागपत में इस बार किसानों की बदहाली के अलावा विकास बड़ा मुद्दा है। बागपत से अरविंद कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इन तमाम मुद्दों के अलावा वापस अगर सियासत की बात करें तो जिस घटनाक्रम पर आज सबसे ज्यादा नजर रही वो है मुख्तार अंसारी और उनके भाई और बेटे को टिकट देना बीएसपी की ओर से। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता पंचानन मिश्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंचानन, कौमी एकता दल का बीएसपी में विलय कितना बड़ा डेवलपमेंट माना जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में? दीपक, अगर इसको आप यू टर्न कहें और उसके बाद फिर 360 डिग्री घूमना कहें तो ये कुछ गलत नहीं होगा। जिस मुख्तार अंसारी के लिए समाजवादी पार्टी में अब एक कह लीजिए एक फूट हुई, बगावत हुई, उसके लिए बाप और बेटे तक में जंग हुई कि उसका विलय किया जाए कि नहीं किया जाए। मायावती ने उसको गिरफ्तार कराया मुख्तार अंसारी को। उसके बाद अब ये जो सियासी गठबंधन हुआ है यहाँ पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, उसने कहीं न कहीं मायावती को ये कह लीजिए एक शब्द यूज करना चाहिए, परेशान किया है। उस परेशानी के बाद मुझे लगता है ये फैसला लिया गया है कि किसी तरह जो एक नया समीकरण मायावती बनाने की कोशिश कर रही है कि मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में टिकट दिए जाए और अपने जिन 3 टिकट दिए हुए थे, जिन 3 सीटों पर आज अंसारी परिवार को शामिल किया गया है और तीनों को टिकट दिए गए हैं और तीनों से टिकट छीने गए हैं। तो आप ये समझ लीजिए कितना बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि मुस्लिम्स को इस बार जो टिकट देने की बात मायावती ने शुरू की है उसका सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। और एक ये जो टक्कर देने की बात है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन को जो मुस्लिम वोट उनको मिलने की जुगत बताई जाती है, जिससे गठबंधन किया गया है, उस पर सेन लगाया जा सके। सेन लगाने की कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया पंचानन इस तमाम जानकारी के लिए।
और अब बात गोवा की। गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी 29 जनवरी को अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विनय तेंदुलकर ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी। बीजेपी के मुताबिक पार्टी ने मैनिफेस्टो पर काम लगभग तैयार पूरा कर लिया है, अंतिम चरण में है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने हाल ही में पार्टी घोषणा पत्र में मेट्रो रेल समेत यातायात सुविधाओं पर ध्यान देने की बात कही थी। कांग्रेस पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। और अब बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड का एक बड़ा इलाका जंगलों से ढका हुआ है, लेकिन इन जंगलों के आसपास रहने वाले लोगों की जिंदगी आसान नहीं है। रामनगर में वन ग्राम के बाशिंदों की जिंदगी का जायजा राज्यसभा की टीम ने लिया। शहर से चंद किलोमीटर की दूरी पर बसा ये गांव है पटरानी। लेकिन बुनियादी सुविधाओं के मामले में कोसों दूर। न सड़क है, न बिजली, अस्पताल का कहीं नामो निशान नहीं। पटरानी के करीब 1800 मतदाताओं को हर चुनाव में बेहतरी की उम्मीद बनती है, लेकिन वो आज तक पूरी नहीं हुई। राजनीतिक पार्टियां यहाँ पे जो है आती है जाती है और आश्वासन बहुत सारे दे जाते हैं, तो लास्ट में इलेक्शन बीत जाने के बाद तो कोई मुड़ता नहीं है। फिर रहने के लिए घर नहीं है, चलने के लिए रोड नहीं है, रोशनी नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, ऐसी छोटी छोटी दिक्कतें होती है। रामनगर में 3 उम्मीदवारों ने एक ही दिन पर्चे भरे तो सबने समर्थक जुटाने के लिए यहां बस भेजे। महीनों बाद इस गांव में कोई बस पहुंची। समर्थन तो मिला, लेकिन वादे अब तक वादे ही हैं। यहाँ के लोगों की मांग है कि वन ग्रामों को वाणिज्य ग्राम का दर्जा मिले। पिछले वर्ष से 21/5/2015 से वन विभाग ने जो है हमारे ऊपर ऐसा षड्यंत्र रचा कि हमारे यहाँ पे तोड़फोड़ करने का, आक्रमण करने का, स्कूल, प्राइमरी स्कूल तोड़ दिया, महिलाओं के साथ हिंसा होती है, मारपीट, और हम लोगों को यहाँ से उजाड़ने का कि तुम यहाँ से हटोगे। उसके खिलाफ हमने कोर्ट में भी याचिका की थी, उसमें भी कोई खास उन्होंने भी कोई फैसला नहीं सुनाया। वो कागज वैसे ही डम पड़े हैं हमारे अभी तक। अकेले रामनगर में ऐसे 24 गांव हैं जहां के 20,000 से ज्यादा मतदाता सीट की किस्मत तय कर सकते हैं। यहां 20-25 हजार वोट मिलने पर कोई भी उम्मीदवार जीत जाता है। इसलिए वन ग्राम का मुद्दा इस बार जोर शोर से उठ रहा है। जंगलों से जो लगे गांव हैं उनके अंदर बहुत सारी आज समस्याएं हैं। जंगली जानवरों का जो लगातार इंसानों पर और फसलों पर जो नुकसान हो रहा है, उसके साथ ही इस क्षेत्र के अंदर कॉर्बेट नेशनल पार्क के 10 किलोमीटर तक इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की जो सरकार की कवायद है, उसमें हमारे हक हकूक लगातार खत्म हो रहे हैं। इको सेंसिटिव जोन आप विश्व के लिए, देश के लिए क्रिएट कर रहे हैं। वहाँ के लोग सफर ना करें, उन लोगों को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिल जाए, लोग खुश हो जाएंगे। उन लोगों के लिए कुछ सब्सिडाइज बिजली का प्रबंधन हो जाए या उनको सब्सिडाइज गैस सिलेंडर्स का हो जाए, जिससे कि उनको लगे कि देखो हमने सेक्रीफाइस किया, उसके बदले में हमको सरकार ने ये दे दिया। इको सेंसिटिव जोन में आने वाले इन वन ग्रामों के पास कोई अधिकार नहीं है। इन वन ग्रामों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव तो है ही, लेकिन यहाँ के बाशिंदों को नागरिक सुविधाएं तक हासिल नहीं है। यहाँ के लोग विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वोट तो डाल सकते हैं, लेकिन पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते। कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी, पटरानी, रामनगर। और अब बात पंजाब की। पंजाब विधानसभा चुनाव में लुधियाना बेहद अहम है। जिले में कुल 14 विधानसभा सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव तक यहां मुकाबला अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता रहा, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की भी चुनौती है।
लुधियाना शहर को मध्यकाल में सिकंदर लोधी ने बसाया और अब ये पंजाब का सबसे बड़ा शहर है। अपने हौजरी उत्पादों के लिए दुनिया भर में मशहूर लुधियाना जिले की आबादी 35 लाख से अधिक है, जिसमें 16 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ लुधियाना शहर में रहते हैं। जिले में विधानसभा की 14 सीटें हैं, जबकि वोटरों की संख्या करीब 15 लाख। जिले में नशाबंदी और बेरोजगारी के अलावा इस बार नोटबंदी भी बड़ा चुनावी मुद्दा है। जो किसानों के ऊपर फंदा लगा लगा के लोग हमारे किसान भाई मरे हैं, उनके लिए भी हमने बहुत काम करना है। जैसे उनके कर्जे माफ करने हैं। जब तक यूथ को पेंशन नौकरी नहीं मिलेगी 2500 रुपया महीना उसको हम भत्ता भी देंगे। लुधियाना में विधानसभा की कुल 14 सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में अकाली दल गठबंधन को साहनेवाल, लुधियाना पूर्वी, गिल, पायल, दखा और जखरांव विधानसभा सीट पर जीत मिली थी। लुधियाना दक्षिण और आत्मनगर पर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीते थे, जबकि खन्ना, समराला, लुधियाना मध्य, लुधियाना उत्तर, लुधियाना पश्चिम, रायकोट में कांग्रेस को चुनावी सफलता मिली थी। लेकिन इस बार यहां कांग्रेस और बीजेपी अकाली गठबंधन के अलावा आम आदमी पार्टी भी चुनावी मुकाबले में है। जो काम हमने किया, जो वादे हमने मैनिफेस्टो में किया, हमने 90% तक पूरी किए हैं। आटा दाल स्कीम की बात कही है, या कुछ सड़कों का 35,000 करोड़ के करीब हमने काम करवाया सड़कों पे। तो मैं समझता हूँ कि इस बार वो लड़ाई नहीं है, हमारा काम लोगों को दिख रहा है, डेवलपमेंट दिख रही है, क्योंकि आज तक किसी भी सरकार ने पंजाब में इतनी डेवलपमेंट नहीं की होगी जितनी इस बार हुई है। तो लोकसभा चुनाव हुआ था 2014 में, उसमें हमारी पोजीशन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तब हमारी पार्टी भी का स्ट्रक्चर जो है वो बना नहीं हुआ था। अब हमारा स्ट्रक्चर भी बना हुआ है और अब स्थिति भी बिल्कुल डिफरेंट है। लुधियाना में इस बार सत्ता विरोधी लहर के चलते बीजेपी शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ सकता है। जिले में कई सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। कैमरामैन दिलीप मैती के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, लुधियाना। और श्याम सुंदर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लुधियाना से। आप श्याम, लुधियाना में सियासी समीकरणों को तो हमने देखा आपकी रिपोर्ट के जरिए, लेकिन वहां के बुनियादी मुद्दे क्या हैं? देखिए, जहां तक बुनियादी मुद्दों का सवाल है, जो मुद्दे लगातार राजनीतिक पार्टियां उठा रही हैं, खासतौर पर आप विपक्ष की बात करें तो नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे पंजाब में, और लुधियाना में भी वो मुद्दा है। उसके अलावा बेरोजगारी, और खासतौर पर अगर लुधियाना में बेरोजगार की बात करें तो नोटबंदी के बाद यहाँ पर हौजरी और जो गर्म कपड़ों का उद्योग है उसको काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि नवंबर और दिसंबर वो महीना होता है जब इनका जो पूरा उत्पाद है वो पूरे देश भर में या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाता है। लेकिन नोटबंदी की वजह से उनका वो माल जो है वो स्टॉक में पड़ा हुआ है, उनकी बिक्री नहीं हुई है। और यहाँ पर कई लोगों से हमारी बात हुई जिनका ये कहना था कि इसमें काफी समय लग सकता है उद्योग को रिवाइव होने में। इसके अलावा अगर आप रूरल लुधियाना की बात करें, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो 14 सीटें हैं उसमें से 6 शहरी हैं और बाकी 8 जो विधानसभा सीटें हैं वो गांव देहात के इलाके में हैं। और वहां पर किसानों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वह सब जानते हैं कि पंजाब में हाईली मैकेनाइज्ड खेती होती है, और छोटे किसानों के लिए, मंझोले किसानों के लिए वो खेती करना बहुत अफोर्डेबल नहीं रह गया है। तो ये बड़ी चुनौतियां हैं। और हमने मैनिफेस्टोज देखे हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के, उसमें अकाली दल की अगर बात करें तो वो आटा दाल स्कीम से आगे बढ़कर मुद्दों को तरजीह कितना देते हैं सियासी दल, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम सुंदर इस जानकारी के लिए। अब बात मणिपुर की। मणिपुर में लोकटाक झील पर्यटन का बड़ा केंद्र है, लेकिन इसके किनारे बसी मैतेई बस्ती में सरकार को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। मैतेई मणिपुर का सबसे बड़ा समुदाय है। खुद मुख्यमंत्री इबोबी सिंह भी इसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन लोग नाराज हैं। लोकटाक झील में नाव खेते इन लोगों की तस्वीरें देखिए। ये पर्यटक नहीं बल्कि आसपास के गांव के बाशिंदे हैं, और झील में ये लोग मछली पकड़ने जाते हैं। लोकटाक सिर्फ मणिपुर ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील है। झील में तैरती झोपड़ियां यहाँ पर्यटकों को सबसे ज्यादा लुभाती हैं। Every month, more than 10 foreigners comes outside from India. American came, Germans, Japanese also came. They love to see this Loktak Lake and people living here, how people lives here.
When they come here, they want to live with these or villages. They don't want to live in a resort or in restaurant. लोकटाक की सफाई और आधुनिकीकरण के नाम पर सरकार ने जो कदम उठाए, उसका सबसे ज्यादा खामियाजा स्थानीय लोगों को उठाना पड़ा। झील में मौजूद कई झोपड़ियां जला दी गईं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इससे लोकटाक का प्राकृतिक सौंदर्य ही खत्म हो गया है। About the 2008, they had burned the huts. What for? They said that the Loktak is not having the huts. The Manipur government has said that. They are not give it the people. The people who depend upon the Loktak lab is the very poor people. सैलानी अब भी यहाँ आते हैं और लोग भी चाहते हैं कि पर्यटन का बड़ा केंद्र बने, लेकिन पर्यटन के नाम पर बन रही नीतियों में उनको जगह नहीं मिल पा रही। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की, लेकिन मछली पकड़ने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। स्थानीय लोग नाराज हैं और उनका गुस्सा मुख्यमंत्री इबोबी सिंह पर फूट रहा है। Because without money, we cannot get the job. Because how much we have to give the LS, even if the Manipur police or any IRB or any jobs, if I want to get any jobs, so I need to give the 5 lakhs or 10 lakhs. Totally corrupted person. He corrupts so many amounts from poor peoples. Now government of India is looking very seriously about the movement, about the politics of Ibobi Singh. मैतेई समुदाय मणिपुर में निर्णायक भूमिका निभाता है। खुद इबोबी सिंह भी इसी समुदाय से हैं, लेकिन लोकटाक झील के किनारे की मैतेई बस्तियों में इबोबी सिंह को लेकर खासी नाराजगी देखी जा रही है। बहुसंख्यक होने के कारण मैती अपने को मणिपुर का शासक समुदाय समझता है और समझता है कि मणिपुर की जिम्मेदारी उसके कंधे पर है, और इसलिए मैती समुदाय की इच्छा होती है कि केंद्र में जो सरकार बने वह उसके साथ जुड़कर रहे ताकि मणिपुर प्रदेश का विकास हो सके। अब देखना यह है कि इस चुनाव में मैती समुदाय इसी लाइन पर काम करता है या इससे अलग होकर मतदान करता है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए क्या पसंद सुधांशु के साथ मणिपुर के इटिंग गांव से अखिलेश सुमन। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।